नमस्कार साथियों। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम एनालाइज करेंगे 25 नवंबर 2025 का एक एडिटोरियल, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ गवर्नेट्रियल डिस्क्रिशन। तो बेसिकली व्हाट इट इज अबाउट वो हम देखेंगे एंड इस आर्टिकल को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है, इट इज ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर, स्पेशली द डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नर है उनके पास कुछ ऐसी पावर भी है कि ही कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, लाइक ही कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। मतलब जो गवर्नर है कुछ जगहों पे वो इंडिपेंडेंटली ही कैन एक्ट, ही कैन टेक डिसीजंस, एंड दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। एंड गवर्नेट्रियल डिस्क्रिशन का मतलब है कि गवर्नर जो है ही इज टेकिंग डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नॉर्मली होता क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे गिव एडवाइस टू द गवर्नर, दैट्स द आइडियल सिनेरियो। बट एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे कि गवर्नर अपने आप फैसले लेते जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी ओपिनियन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो दैट सिनेरियो को हम कहेंगे इट्स एन एग्जांपल ऑफ गवर्नेट्रियल डिस्क्रिशन। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ गवर्नेट्रियल डिस्क्रिशन। इसका मतलब इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे इस एडिटोरियल एनालिसिस में कि जो गवर्नर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, उन पे काफी आरोप लग रहे हैं। एंड दैट्स वाई द टाइटल इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब जो उनका जो भी ये डिस्क्रिशनरी पावर है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, लाइक गवर्नर विदाउट टेकिंग opinion or advice from the council of ministers, they are acting independently, they are taking decisions independently, they are holding the bills for years, and not one or two bills but dozens of bills, even more than that, in states like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. तो बेसिकली हम लोग फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे द इवॉल्विंग रोल ऑफ द स्टेट गवर्नर इन इंडिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, the evolving role of the state governor in India. So, what are the topics we will be looking at in this lecture? Let us see. So, we'll start this lecture by looking at historical and political background of powers of governor. Then we'll discuss in detail about Article 200. फिर हम देखेंगे discretionary powers of governor. फिर हम देखेंगे political realities and risk, जहाँ पे कि हम देखेंगे लूप होल्स कि कैसे ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट जो गवर्नर है उनकी पावर्स का मिसयूज किया जा सकता है। एंड तो उसको थोड़ा हम ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल रियलिटी को हम डिस्कस करेंगे। एंड वाई दिस मैटर्स टुडे। तो ये जो भी गवर्नर का मुद्दा है पिछले कुछ सालों में काफी ये गरमाया है। हर दूसरे दिन आपको अखबार में गवर्नर के बारे में पढ़ने को मिलता है शिकायत कि स्टेट लेजिस्लेचर में तो बिल पास हो गया बट गवर्नर ने उसको होल्ड करके रख रखा है। तो जो गवर्नर की जो पावर्स हैं उस पे काफी बहस हो रही है। एंड पिछले साल 2024 में हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है मुर्मू, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी, एडवाइजरी ओपिनियन मांगा कि ये जो भी मतलब शी वांटेड क्लैरिटी ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर्स, स्पेशली पावर्स ऑफ एसेंट ऑफ बिल, कि व्हाट इफ अगर गवर्नर बिल्स को काफी समय तक होल्ड करके रखें तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर दैट। तो इसीलिए ये जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है। देन विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट सम स्ट्रक्चरल solutions for this problem, and we will conclude this lecture by looking at
कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है ऑन गवर्नर्स पावर, क्योंकि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना एडवाइजरी ओपिनियन जारी किया, तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वहां से हमको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है, ये गवर्नर की जो पावर है, पावर्स ऑफ गवर्नर, उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि हिस्टोरिकली गवर्नर्स की क्या पावर थी, गवर्नर्स के पास क्या पावर्स थी, विद द टाइम वो कैसे इवॉल्व हुई पावर्स। फिर आर्टिकल 200, जो कि बिल, जब गवर्नर के पास बिल आता है तो गवर्नर क्या क्या कर सकता है, गवर्नर के पास तीन चार ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में बात करता है। फिर गवर्नर्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती है, ऐसी पावर्स जो वो इंडिपेंडेंटली ही कैन यूज इट, उनको किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर हम ग्राउंड लेवल पे लूप होल्स, मिस यूज ऑफ पावर्स, तो पॉलिटिकल रियलिटीज भी हम डिस्कस करेंगे, एंड स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस विल लुक एट। सो दीज आर द लाइक टॉपिक्स जो कि हम इस लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लेट अस लुक इनटू हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट colonial legacy. तो बेसिकली अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नर्स हैड ब्रॉड डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो जब भारत आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश भारत को चलाता था, लाइक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फॉर्मेशन हुआ, एंड इट वाज द फाउंडेशन, इट वाज द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि काफी सारे प्रोविजंस यहीं से हमने उठाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर एंड गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट था, एंड उस समय गवर्नर्स के पास काफी ज्यादा पावर हुआ करती थी, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर्स हुआ करती थी। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब गवर्नर्स के पास ऐसी पावर होती थी कि वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली ही कैन टेक डिसीजंस, एंड उस डिसीजन पे कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता था। इवन कोर्ट ऑफ लॉ भी उन डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर सकता था, लाइक लीगली भी आप उन डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो गवर्नर हैड दैट, and what are those powers? So let us look at some examples to get more clarity. So for safeguarding peace and tranquility, so basically to safeguard peace and tranquility, governor had broad discretionary powers, क्योंकि उस समय बहुत सारे रिवोल्ट्स होते थे, आज़ादी की लड़ाई हुआ करती थी, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट, रिवोल्ट्स बहुत कॉमन थे। तो गवर्नर के पास पावर थी कि टू सेफगार्ड पीस एंड ट्रंक्विलिटी ही कैन टेक डिसीजंस, डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो गवर्नर हैड ब्रॉड डिस्क्रिशनरी पावर्स with respect to protection of minorities. Governors had broad discretionary powers in terms of protecting rights of civil servants. जहां सिविल सर्वेंट्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात आती थी, वहां पे गवर्नर हैड द डिस्क्रिशनरी पावर्स। एडमिनिस्ट्रिंग excluded areas and partially excluded areas। तो जब भी एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज को एडमिनिस्टर करने की बात आती है, लाइक ट्राइबल रीजन्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गया, वहां पे गवर्नर हैड द फुल पावर, गवर्नर हैड ब्रॉड डिस्क्रिशनरी पावर्स। आज के टाइम पे भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इन द करेंट सिनेरियो, हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, the union territory is basically managed by सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं। तो वहाँ पे गवर्नर के पास सारी पावर है, गवर्नर हैज द डिस्क्रिशनरी पावर्स, जहाँ पे कि गवर्नर कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, ही कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लाइक अ चीफ मिनिस्टर। तो जब एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज को एडमिनिस्टर करने की बात आती है
In that scenario, governors had broad discretionary powers under the Government of India Act 1935, issuing ordinances like कोई भी रूल ऑफ लॉ, कोई नया रूल ऑफ लॉ बनाना है या लॉ एनफोर्समेंट की बात आती है, वहां पे भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। वेटो पावर ओवर लेजिस्लेशन, तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया, मेजोरिटी के साथ बिल पास कर दिया, तब भी वो बिल अप्रूव नहीं होगा। वो बिल एक्शन में तभी आएगा जब गवर्नर उसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे वेटो पावर भी है गवर्नर के पास, ये तो आज भी है, पहले 1935 में भी गवर्नर के पास ये पावर थी, जहाँ पे कि लेजिस्लेचर ने जो भी बिल पास किया तो वो गवर्नर के पास जाता था। अब गवर्नर के पास तीन ऑप्शंस होते थे, या तो वो बिल को अप्रूव करे, या फिर अपने रिकमेंडेशंस के साथ वो फिर से भेज दे स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि भाई आप इसको फिर से करेक्ट करो, लाइक लुक कंसिडर द रिकमेंडेशंस, या फिर ही कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। एंड उस जमाने में देयर यूज्ड टू बी गवर्नर जनरल, एंड उसके बाद सीधा क्राउन के पास वो बिल जाता था। सो वेटो पावर ओवर लेजिस्लेशन, मतलब गवर्नर के पास इतनी पावर होती थी कि बिल भले ही आपका हाउस में पास हो गया, बट जब तक गवर्नर का अप्रूवल नहीं होगा वो बिल एक्शन में नहीं आएगा, वो बिल अप्रूव नहीं होगा। तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। डिस्क उस यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। लेट अस सपोज बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो गया मेजोरिटी के साथ, अब गवर्नर के पास इतनी पावर थी कि वो चाहे तो उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते थे, लाइक वो होल्ड करके रख सकते थे इंडेफिनेटली, और ही इज नॉट इवन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। कोई भी उनसे प्रश्न नहीं कर सकता कि आपने क्यों रोका बिल, आपने क्यों होल्ड करके रख रखा है बिल। नो बडी कैन क्वेश्चन हिम, इवन judiciary cannot intervene in this matter. So this is the power, this is the discretionary power of governor, which is we talking about. So veto power over legislation एक बहुत ही पावरफुल डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास, जहाँ पे कि ही कैन विद होल्ड द बिल फॉर एवर, एक तरीके से बिल को पास होने से वो रोक सकता है, एंड कोई भी उनसे प्रश्न भी नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। सो दैट्स द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो गवर्नर के पास ये भी एक बहुत ही ब्रॉड एक डिस्क्रिशनरी पावर है, जहाँ पे कि ही हैज फुल अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेट अस सपोज कोई सरकार गिर गई, सरकार ने मेजोरिटी लूज कर दिया, या सरकार ने कॉन्फिडेंस, सरकार के प्रति हाउस का कॉन्फिडेंस चला गया, मतलब मेजोरिटी चली गई सरकार की, तो गवर्नर के पास पूरी पावर है टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर विच द गवर्नर हैड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये पावर आज भी, आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, गवर्नर हैज द सेम पावर, ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो अंडर सेक्शन 93 of the Government of India Act, गवर्नर कैन सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नर को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म पूरी तरीके से फेल हो गया, तो फिर वो गवर्नर जनरल के साथ कंसल्ट करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर सकता है उस रीजन में, एक तरीके से वहां पे इमरजेंसी लग सकती है, एंड सारी पावर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फिर गवर्नर के हाथ में आ जाता है। सो दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर विच इज एंजॉयड बाय गवर्नर। अब जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मणिपुर स्टेट की बात करें, तो मणिपुर में काफी सालों से दंगे चल रहे हैं, एंड वहाँ पे ऐसी हालत हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सरकार के हाथ से निकल गया। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म पूरी तरीके से फेल हो गया, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लग गया मणिपुर में। तो एक एग्जांपल है। तो देर आर सिनेरियोज वेर इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म पूरी तरीके से फेल हो गया, लाइक इमरजेंसी जब लगी थी भारत में, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो उसमें काफी सारे स्कैम्स देखने को मिले, जहाँ पे कि
हमारी जो जुडिशियरी है या जो वोटिंग वोटिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, लाइक। तो जिसकी वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो गया तो इमरजेंसी लगानी पड़ गई। तो फिर सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई, प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। तो हमने देखा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 governors had very broad discretionary powers, and most of those powers still the government has, and hence we are calling it colonial legacy. आज गवर्नर को ये जितनी भी पावर मिली है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही है, वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। तो कॉलोनियल लेगेसी अभी भी हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग शुरू हुई, एंड with constitutional with constituent assembly debates, the power of governor it evolved। क्योंकि जब डिबेट हुए हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो अमेंडमेंट्स भी हुए, तो गवर्नर की पावर इवॉल्व करती गई विद टाइम। तो बेसिकली ये पाया गया, क्योंकि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। तो आज़ाद भारत में ये देखा गया कि जो मतलब जो बहस होती है हाउस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वहाँ पे ये शिकायत दर्ज करी गई कि गवर्नर के पास एक्सप्लिसिट गुबर्नेटोरियल डिस्क्रिशन पावर्स है। इसका मतलब ये पाया गया कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस भी नहीं ले रहा, उनसे बात भी नहीं कर रहा है, अपने मन से फैसले सुना रहा है, अपने मन से डिसीजंस ले रहा है, जो कि उसका उसके पास पावर है, ही कैन डू दैट। तो ये एक तरीके का लूप होल सामने आया, जहाँ पे कि गवर्नर एक तरीके से अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आज जो भी मिनिस्टर है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुना हुआ नेता है, वही मिनिस्टर बना है। तो इलेक्टेड मिनिस्टर्स या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कुछ चाह रहे हैं, गवर्नर कुछ और फैसला सुना रहा है। तो दैट इज द गवर्नेटियल डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे काफी मुद्दे देखने को मिले, जिसके तहत कुछ अमेंडमेंट्स भी देखने को मिले, एंड उसके तहत द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड रेफरेंस टू डिस्क्रिशन। मतलब कि ये जो भी डिस्क्रिशन पावर वाला जो वर्ड है वही हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब गवर्नर्स की पावर में ये डिस्क्रिशनरी पावर या डिस्क्रिशन वर्ड को भी यूज नहीं किया, उसका रेफरेंस यूज नहीं किया, क्योंकि सरकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहना है, गवर्नर्स शुड act as constitutional heads, not power centers। क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब है कि गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स है, जिसका वो प्रयोग इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है। किसी से परमिशन उसको लेने की जरूरत नहीं, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्वयं से उन फैसलों को ले सकता है। दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, जिसकी वजह से गवर्नर एक तरीके का पावर सेंटर बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन का रेफरेंस ही हटा दिया गया विद रेस्पेक्ट टू गवर्नर, एंड ये कह दिया गया कि गवर्नर शुड एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब ये है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ ऐसे बिल पास कर रहे हैं जो लॉस का वायलेट कर रहा है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है कोई चीज, तो एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड दे कैन डू द करेक्शन, they can recommend, they can do the correction, they can recommend changes, they can advise the council of ministers, they can give opinions to the council of ministers. That's the duty of constitutional head. Constitutional head cannot just take decisions on his own independently, so that is power center। तो साफ साफ कह दिया गया कि गवर्नर शुड एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड नॉट पावर सेंटर्स। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, देखो बात ऐसी है ना कि गवर्नर के पास जो सबसे बड़ी पावर है, वन ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ गवर्नर इज, जब भी
स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास होता है तो वो गवर्नर के पास आता है। अब गवर्नर उसको अप्रूव कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, या उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है फॉर रेफरेंस, फॉर फर्दर रेफरेंस, या फिर वो फिर से स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल भेज सकता है विद सम रिकमेंडेशन। तो दीज आर द पावर। अब ये तर्क लगाया गया कि जो बहुमत की सरकार है, भाई बहुमत की सरकार है, तो जो भी बिल पास होगा वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बिल से ही पास होगा। लाइक अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ठान लिया कि ये बिल पास करना है तो वो बिल पक्का पास होगा, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। भाई हाउस में बिल पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए। बट अगर कोई बिल है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए तो पास नहीं होगा, क्योंकि भाई जिसके पास मेजोरिटी है उसकी चलेगी। तो फिर ये तर्क लगाया गया कि यहाँ पे तो गवर्नर के पास इम्प्लाइड डिस्क्रिशन है, क्योंकि अगर कोई बिल पास हो रहा है तो फिर गवर्नर भी अगर उस बिल में कोई दिक्कत नहीं है तो अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि गवर्नर को स्पेशल पावर देने की जरूरत ही क्या है। वाई शुड गवर्नर हैव special power? Because if the bill is approved by the House, it means Council of Ministers are in favor of that bill. So governor should also support the Council of Ministers, provided the bill is not having something which can violate constitutional framework. So that is the idea. तो ये जो भी मैंने डिस्कशन किया, इट्स द पार्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन। क्योंकि जब एंटी डिफेक्शन लॉ पिक्चर में आया तो जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वो इट इज एप्लीकेबल टू एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले भले ही मेजोरिटी बन गई, मतलब एक सरकार है, तो उनके खुद के पार्टी मेंबर्स सरकार के अगेंस्ट वोट कर देते थे। पहले ऐसा पॉसिबल था। बिफोर एंटी डिफेक्शन लॉ इट वाज पॉसिबल दैट द मेंबर ऑफ द पार्टी कैन गो अगेंस्ट द विल ऑफ द पार्टी, जिसकी वजह से गवर्नर जो जिसकी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चाहते थे वो नहीं होता था। लेटर सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते थे कि ये बिल पास होना चाहिए, अब उनके खुद के पार्टी मेंबर्स उस बिल के अगेंस्ट अगर वो खड़े हो जाते हैं तो डिस्पाइट हैविंग द मेजोरिटी इन द हाउस, वोटिंग में उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी। एंड जिसकी वजह से गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था पहले। बिफोर एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब गवर्नर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करता था कि बिल पास होगा कि नहीं होगा। बट जब से एंटी डिफेक्शन लॉ पिक्चर में आया है 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ का ये कहना है कि अगर कोई भी पार्टी मेंबर पार्टी के विल के अगेंस्ट जाता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्शन। जिसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन जो पार्टी की विल है उसको रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। एवरी पार्टी मेंबर शुड रेस्पेक्ट द विल ऑफ द पार्टी। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ठान लिया कि ये बिल पास होना है तो वो बिल पक्का पास होगा। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ठान लिया कि ये बिल पास नहीं होना है तो उस पार्ट जो मेजोरिटी में जो पार्टी है या गठबंधन की भी अगर सरकार है तो उनको मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। दैट्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th स्केड्यूल का इंट्रोडक्शन करा गया, दैट्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो आफ्टर 10th schedule, bills reflect majority will। क्योंकि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो रहा है इसका मतलब इट इज द विल ऑफ द मेजोरिटी, बिकॉज पार्टी मेंबर्स कैनॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी, बिकॉज इन द हाउस देर इज अ फुल ट्रांसपेरेंसी। इट नोस कि किसने किसको वोट किया। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो गवर्नर का डिस्क्रिशन है इट बिकम्स लेस रेलेवेंट। क्योंकि जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले किए थे कि अगर बिल पास हो गया तो फिर गवर्नर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं ना। इसका मतलब ये मेजोरिटी का विल है। अगर कोई बिल पास हो रहा है इसका मतलब मेजोरिटी चाहती है कि वो बिल पास हो। मेजोरिटी का मतलब जनता की आवाज। क्योंकि हाउस में स्टेट लेजिस्लेचर में हर एक रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीत के आया है, वो एक जनता की आवाज है। तो अगर बिल पास हो रहा है इसका मतलब जनता की आवाज, जनता चाहती है कि वो बिल आए, पास हो। तो फिर गवर्नर
का यहाँ पे सिर्फ रोल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का, जहाँ पे गवर्नर को बस ये देखना है कि क्या वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या क्या वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को वायलेट कर रही है। अगर ऐसा नहीं है फिर गवर्नर को वो बिल अप्रूव करना चाहिए। दैट्स द एक्टिंग, like the governor should act like a constitutional head, but governor should not misuse his power। कि मेजोरिटी ने तो बिल को सपोर्ट किया, बिल पास हो गया, बट गवर्नर नहीं अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या किसी दूसरे रीजन की वजह से, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से गवर्नर नहीं चाहता कि वो बिल पास हो, तो गवर्नर के पास पावर है, गवर्नर चाहे तो उस बिल को होल्ड करके रख सकता है, कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। सो दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर हैज। तो यहाँ पे ये तर्क लगाया गया कि यहाँ पे गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देना इररेलेवेंट है, क्योंकि अगर बिल पास हो रहा है, अगर बिल पास हो रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो तो जनता की मर्जी है, जनता चाहती है कि बिल पास हो, तो गवर्नर का सिर्फ इतना रोल होना चाहिए कि वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो गवर्नर शुड अप्रूव इट। गवर्नर शुड नॉट हैव द डिस्क्रिशनरी पावर टू कीप इट होल्डिंग। तो ये दिस वाज द आर्ग्यूमेंट, एंड जिसकी वजह से डिस्क्रिशन हटा भी दिया गया। बट फिर यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए, एंड वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये देखने को मिला कि जो गठबंधन की सरकार होती है, कोलिशन पॉलिटिक्स, इट ऑफन रीशेप्स लेजिस्लेटिव इंटेंट। अब जब गठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो तर्क था वो वैलिड नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि लेट अस सपोज पार्टी ए एंड बी ने मिलकर सरकार बनाई है, एंड वो एक बिल पास करना चाहते हैं। अब किसी कारणवश वो गठबंधन उनका टूट गया, बी ने सी के साथ मिलकर मेजोरिटी में सरकार बना ली, और अब सी का ये कहना है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो बी एंड सी अब अगेंस्ट द बिल खड़े हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल इज रिफ्लेक्टिंग द मेजोरिटी विल। ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए और बी ने मिलके बिल पास किया। अब वही बी सी के साथ जब मिल रहा है तो वो उस बिल के अगेंस्ट चला गया। तो यहाँ पे जनता की आवाज से ज्यादा पॉलिटिक्स की आवाज सुनाई देती है। क्योंकि पहले तो साफ साफ, जब अगर हम गठबंधन को साइड में अगर करते हैं, अगर हम प्योर मेजोरिटी की बात करें, अगर कोई प्योर मेजोरिटी की सरकार बनती है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जनता की आवाज, अगर बिल पास हो रहा है मतलब इट इज रिफ्लेक्टिंग द मेजोरिटी विल, इट इज रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल, बिकॉज देयर नो पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व। बट जब कोलिशन पॉलिटिक्स पिक्चर में आ जाता है, जब गठबंधन की सरकार बनती है, पार्टीज मिलके सरकार बनाती है, तो वहां पे बहुत खिचड़ी पकती है, जिसकी वजह से जो सेट ऑफ मेंबर्स, जो पार्टी मेंबर्स जो बिल को सपोर्ट कर रहे थे, वही उस बिल के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पे जनता की आवाज कवर अप हो गई अंडर द पॉलिटिक्स। तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नर का रोल फिर से पिक्चर में आ जाता है। सो हियर गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर मैटर्स। वो इसीलिए क्योंकि अगर हमने गवर्नर से डिस्क्रिशनरी पावर छीन ली, और हमने गवर्नर को कहा कि भाई बिल पास हो गया, आपका काम इतना ही है कि बस ये देखो कि बिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो आप उसको अप्रूव करो, नहीं तो उसको, तो वो हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देना पड़ेगा। वो इसीलिए देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी डर्टी हो सकती है कि गवर्नर के पास पावर है कि उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर आप गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दोगे, तो पॉलिटिक्स डर्टी होती जाएगी, गवर्नर भी कुछ नहीं कर पाएगा, गवर्नर बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन के रह जाएगा। उसका बस इतना काम है कि हाँ भाई जो भी बिल पास हुआ है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अगर वैलिड है तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर वो रिकमेंडेशंस देगा कि क्या गड़बड़ है।
और अगर यहाँ पे आप गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दे देते हो, तो फिर गवर्नर भी पॉलिटिक्स को समझेगा, उसको भी इंटेंट, हिडन इंटेंट्स पता चलेंगे, उसको भी पॉलिटिक्स पता चलेगी, उसको भी पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो ये जो पावर होगी डिस्क्रिशनरी पावर, इसका वो सही तरीके से यूज कर पाएगा। इट विल एक्ट लाइक अ वेपन। एंड दैट इज वाई आज भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर आप अभी के कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हो तो गवर्नर के पास, क्योंकि पहले एक बात चली थी हटाने की और बहुत सही तर्क भी था, तर्क जो अभी हमने डिस्कस किया दैट वाज वेरी वैलिड। बट फिर हमको ये भी बात समझ में आई, पॉलिटिक्स वाली बात भी समझ में आई। तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, इसका मतलब अगर बिल पास हो भी गया तो गवर्नर उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं इंडेफिनेटली। अगर गवर्नर को लगता है कि ये बिल पास नहीं करना है, तो वो बिल कभी अप्रूव होगा ही नहीं। सो दैट्स द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमने काफी डिटेल में हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 200। तो अगर आर्टिकल 200 की बात करें, इट गवर्न्स हाउ गवर्नर्स डील विद बिल्स। सो आर्टिकल 200 गवर्न्स हाउ गवर्नर्स डील विद बिल्स। तो बेसिकली गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं। जब भी गवर्नर के पास बिल आता है, तो ही कैन गिव एसेंट, he can withhold assent, he can return the bill for reconsideration, he can reserve the bill for presidential consideration. So these are the powers of governor under article 200। तो जब भी गवर्नर के पास बिल आता है, मतलब बिल आपका स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो गया, फिर वो गवर्नर के पास आएगा, तो गवर्नर उस बिल को अप्रूव कर सकता है। ही कैन गिव एसेंट, ही कैन विदहोल्ड एसेंट एंड कीप द बिल फॉर एवर। मतलब कीप द बिल इनडेफिनेटली, जब तक वो चाहे तब तक वो बिल को होल्ड करके रख सकता है। इसका मतलब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पक्की बात है बिल वो पास होगा नहीं। ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मतलब गवर्नर को लगता है कि बिल में कुछ कमियां हैं, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ही कैन रिकमेंड दैट, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। वो बिल फिर से हाउस में जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। अगर वो बिल फिर से पास हो गया स्टेट लेजिस्लेचर में, फिर गवर्नर को वो बिल एसेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर सेकेंड टाइम बिल गवर्नर के पास आ रहा है, तो फिर वो उसको होल्ड करके नहीं रख सकता है, ही हैज टू गिव एसेंट। सो दैट्स आर्टिकल 200। एंड ही कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। अगर उनको लगता है कि बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट की ओपिनियन लेना है या प्रेसिडेंट को पिक्चर में लाना है, देन ही कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। दिस इज आर्टिकल 200। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर इन द मॉडर्न सिनेरियो। तो इन द करेंट सिनेरियो, व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर? क्योंकि अभी हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उस जमाने में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर। अब हम डिस्कस करेंगे करंट सिनेरियो में डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। सो वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स लाइक रिकमेंडिंग प्रेसिडेंशियल रूल, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल। तो बेसिकली गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर द आर्टिकल 356। तो बेसिकली अगर गवर्नर को लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, लाइक जो स्टेट गवर्नर है, उनको लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है, तो गवर्नर कैन बेसिकली कंसल्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक ऐसी पावर है जो गवर्नर इंडिपेंडेंटली ले सकता है। इसको लेने के लिए उनको किसी की के साथ कंसल्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। सो रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज अ वेरी पावरफुल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। एंड ये जो पावर है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक गवर्नर ने अगर प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड किया है, तो फिर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, लाइक जुडिशियल रिव्यू, लाइक जुडिशरी कैन कम इनटू द पिक्चर एंड दे कैन एनालाइज इन डिटेल दिस स्टेप ऑफ द गवर्नर।
एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मणिपुर में यही देखने को मिला कि वहाँ के गवर्नर ने देखा कि मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें देखने को मिलती है, बिकॉज प्रोटेस्ट, नेवर एंडिंग प्रोटेस्ट, इतने राइट्स हो रहे हैं, नेवर एंडिंग प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है। और रूलिंग गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है इफेक्टिवली। तो वहाँ के गवर्नर ने क्योंकि वहाँ सरकार भी गिर गई थी, और प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया, प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया, तो अब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग भी गया मणिपुर में। इसी तरीके से वी हैव सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 167। तो बेसिकली गवर्नर चाहे तो ही कैन एनी टाइम, लाइक ही कैन कॉल अपॉन चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 167। सो दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर functions as administrator of यूनियन टेरिटरी। देखो बेसिकली यूनियन टेरिटरी हमको पता है कि इट इज मैनेज्ड बाय द यूनियन, द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे गवर्नर के पास पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। सो गवर्नर फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, सो इट्स द डिस्क्रिशनरी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। इसके साथ साथ गवर्नर ऑल्सो हैज सम स्पेसिफिक रीजनल ड्यूटीज, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। जब हम ट्राइबल एरियाज, क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। सो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन केयर बाय द गवर्नर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर स्पेसिफिक रीजन्स टू इंश्योर पीस एंड डेवलपमेंट। तो जो गवर्नर है, he can play a role, he can use his constitutional discretionary power in establishing some development boards with the intent of peace and development. So these are the constitutional discretionary powers of governor. इसी तरीके से गवर्नर also has situational discretionary powers like appointing the chief minister. अब चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर का काफी एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ मैं इंटरेस्टिंग सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो एट द टाइम ऑफ हंग असेंबली, हंग असेंबली का मतलब नो मेजॉरिटी, लाइक नो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी। तो इफ नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है, इनकम्बेंट सीएम, डाई सडनली। तो अगर इनकम्बेंट सीएम की अचानक से मौत हो जाती है, या फिर चुनाव के बाद इफ नो पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी, इन सिनेरियोज में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये कहना है कि भाई जो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती है, फिर वो पार्टी का फैसला है कि किसको सीएम बनाना है। बट एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे कि कोई क्लियर मेजॉरिटी बनी नहीं, गठबंधन की सरकार बनी, एंड वहां पे आपस में कंफ्यूजन है कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, या फिर जो करंट सीएम है उसकी डेथ हो गई, इनकम्बेंट सीएम की डेथ हो गई अगर फॉर एग्जांपल अचानक से, तो उन सिनेरियोज में गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स हैं, जहाँ पे वो अपने मन से जिसको चाहे उसको सीएम बना सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है गवर्नर के पास, कोई भी उसमें प्रश्न नहीं उठा सकता, सबको बात माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर गवर्नर ने अपनी पावर का यूज कर लिया, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, तो जिसको भी चाहे उसको वो सीएम बना सकता है। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेट अस सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लूज कर दिया, लाइक स्टेट लेजिस्लेचर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे भरोसा उठ गया, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उस संदर्भ में गवर्नर के पास पावर है, ही कैन डिसमिस, ही कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, जहाँ पे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अगर भरोसा उठ गया स्टेट लेजिस्लेचर पे, इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर फाउंड गिल्टी इन सम क्राइम और सम स्कैम, सम फ्रॉड, इन दो सिनेरियोस, एंड वो रिजाइन करने को तैयार नहीं हो रहे, देन गवर्नर कैन come into the picture. He can dismiss the council of ministers. Dissolution of the legislative assembly. So basically, if council of ministers has lost its majority, तो अगर भाई हमने देखा ना सरकार गिर जाती है, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ दे लूज द मेजॉरिटी इन द हाउस, देन गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ another viable government can be formed, उस संदर्भ में the house is not dissolved. So if another viable government can be formed, then legislative assembly is not dissolved. तो कुल मिला के हमने सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स देखे ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया, उसमें लाइक स्टेट गवर्नर इन इंडिया, उसमें हमने ये देखा कि गवर्नर कैन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर अगर देर इज अ हंग असेंबली, और इनकम्बेंट सीएम की अगर मृत्यु हो जाती है, इन दैट सिनेरियो गवर्नर कैन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब इफ दे लूज द कॉन्फिडेंस एंड वो रिजाइन करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, देन दे कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, एंड अगर गवर्नर को लगता है कि नई सरकार स्टेबल सरकार बनाई जा सकती है, देन ही कैन अवॉइड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दीज आर द सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल रियलिटीज एंड रिस्क। तो देखो ऑन पेपर्स तो पावर्स पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, जैसे अभी तक हमने जितनी भी पावर्स डिस्कस की करी गवर्नर की पावर्स, तो काफी हमको इंटरेस्टिंग लगी। बट जब आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो उन पावर्स का काफी बड़े लेवल पे मिसयूज भी करा जा सकता है, उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। सो दैट इज द पॉलिटिकल रियलिटीज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दोज पावर्स, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल लुक इनटू गवर्नर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन इन्फ्लुएंस। तो अगर हम गवर्नर्स की बात करें, गवर्नर्स आर ऑफन पॉलिटिकल अपॉइंटीज, फॉर्मर party leaders, and governors are usually people lacking expertise but rich in political loyalties। तो कुल मिला के अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर ऐसा नहीं है कि अ, किसी को भी बना दिया जाता है। गवर्नर हमेशा एक पॉलिटिशियन ही बनता है, ही इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, या कोई फॉर्मर पार्टी लीडर हो गया, मतलब गवर्नर का कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर होता है। पॉलिटिशियन ही आपका गवर्नर बनता है, लाइक अ सीनियर पॉलिटिशियन, एक पार्टी लीडर हो गया। सो ही विल बी हैविंग अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि सिंस वो खुद एक पॉलिटिशियन है, खुद एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, तो ही विल डेफिनेटली हैव अ आइडियोलॉजी। अब लेट अस सपोज गवर्नर आपका बन गया बीजेपी आइडियोलॉजी वाला, और राज्य सरकार है कांग्रेस की, तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल मिसमैच साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो वहां पे एक एजम्पशन है कि गवर्नर कैन मिस यूज हिज पावर, मिस यूज हिज ऑफिस, लाइक इट्स एन अजम्पशन, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कि बिल स्टेट लेजिस्लेचर में तो पास हो रहे हैं, बट गवर्नर के तरफ से उस पे एसेंट नहीं जा रहा है, गवर्नर इज होल्डिंग दैट बिल फॉर इयर्स। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एंड वो कंसर्न क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न है दैट इज, अगर स्टेट एंड यूनियन फॉलो डिफरेंट पार्टीज, भाई राज्य सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी है, केंद्र सरकार में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो डेफिनेटली वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाइक ए क्लैश देखने को मिलेगा। एंड इन सच सिनेरियोस एंड इन अदर सिनेरियोज एज वेल,
governors can become political veto players. So instrument of union influence. तो हमने कहा कि देखा कि सिंस गवर्नर खुद पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी खुद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, सो दे कैन बिकम अ पॉलिटिकल वेटो प्लेयर। मतलब कि वो केंद्र सरकार के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। गवर्नर चाहे तो बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगर केंद्र सरकार चाहे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, so it can influence the governor. Scope is there, and governor can hold that bill. So that is a possibility, and that's a concern. That's a concern which we are discussing. So that was the political reality and risk. Second है no timelines. Like हमने देखा कि गवर्नर के पास जब बिल आता है, he can keep it indefinitely without giving his approval. उस बिल को वो जब तक चाहे तब तक वो होल्ड करके रख सकते हैं। ही कैन कीप दैट बिल फॉर एवर ऑल्सो। सो देर इज नो टाइम लाइन स्पेसिफाइड कि कब तक गवर्नर को फैसला सुनाना है उस बिल पे। तो जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो गया, वो जब गवर्नर के पास जाता है, देर इज नो टाइम लाइन कि गवर्नर व्हेन द बाई व्हेन गवर्नर शुड एक्ट। एंड दिस इज अ वेरी बिग इश्यू because it creates opportunities for strategic delay, especially in politically sensitive states. तो हमने पॉलिटिकल रियलिटीज एंड रिस्क देखा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई दिस मैटर्स टुडे, कि गवर्नर की जो पावर है उसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, लाइक द कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद दैट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एंड पंजाब, सो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे हैड कंप्लेंट दैट देयर गवर्नर were sitting on bills indefinitely। मतलब जब इन राज्यों के गवर्नर के पास बिल आता था, बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो गया, जब गवर्नर के पास आता था, तो गवर्नर केप्ट दोज बिल्स indefinitely। ना तो उस बिल को अप्रूव किया, नाइदर दे गेव एसेंट, नॉर दे रिटर्न्ड दैट बिल बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर, nor they forwarded it to the president. So the governors were just sitting on bills indefinitely। तो ये बहुत सारी कंप्लेन्स हमको हाल ही के महीनों में देखने को मिली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, पंजाब। एंड डेफिनेटली जब ऐसा होता है, भाई जब स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास हो गया एंड वो जब गवर्नर उसको अप्रूव नहीं करता है बड़े लेवल पे, तो एक तरीके से इट पैरालाइजेस द गवर्नेंस। अभी अगर हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखें, सो वी हैव तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर आर एन रवि। तो यहाँ पे साफ साफ ये आरोप लगाया गया गवर्नर पे कि ओवर डजन ऑफ बिल्स वेर पेंडिंग फॉर मंथ्स। कुछ बिल्स तो ऐसे थे जो स्टेट असेंबली ने रीपास किए, वो अभी तक दे आर केप्ट होल्डिंग। तो स्टेट असेंबली ने जो बिल रीपास किए, विच द गवर्नर अगेन डिलेड एक्शन। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। जो बिल फिर से स्टेट असेंबली में पास हो गया, तो गवर्नर का अब ये एक रूल है कि गवर्नर हैज टू पास दैट बिल नो मैटर व्हाट, बट गवर्नर इज स्टिल डिलेइंग हिज एक्शन ऑफ गिविंग एसेंट टू द रीपास्ड बिल, जो कि एक बहुत सीरियस मैटर है। इसी तरीके से केरला एंड पंजाब में गवर्नर्स डिलेड बिल्स ऑन एजुकेशन, like on universities and appointments. So in Kerala and Punjab, governors delayed bills on universities and appointments. अगर हम स्पेसिफिकली कर्नाटका की बात करें, 74 bills are pending with president, and these bills are pending, like some of these bills are pending for around 6 to 7 years। मतलब पिछले 6 से 7 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने
इन मतलब ये जो बिल्स हैं, कुछ बिल्स पिछले 6 से 7 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, सो प्रेसिडेंट हैज नॉट अप्रूव दोज बिल्स। अब अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर्स का ये कहना है कि भाई स्क्रूटनी करने में टाइम लगता है, जो बिल उनके पास आता है उनको दे हैव टू गो थ्रू दैट बिल एंड दे नीड टाइम फॉर स्क्रूटनी। तो कुल मिला के यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो राज्य सरकार है उनकी शिकायत है कि गवर्नर्स जो हैं वो बिल को होल्ड करके रखे हुए हैं, दे आर नॉट पासिंग द बिल्स, दे आर नॉट गिविंग एसेंट टू द बिल्स एंड गवर्नर का ये कहना है कि भाई दे नीड टाइम फॉर स्क्रूटनी, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। तो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस। जैसे हमने प्रॉब्लम्स देखी, सबसे पहले तो हमने गवर्नर्स की पावर देखी, डिस्क्रिशनरी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। फिर हमने ग्राउंड रियलिटी देखा, रिस्क एसोसिएटेड विद दोज पावर्स देखा। फिर हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे, केस स्टडीज देखे कि कैसे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? लेट अस टॉक अबाउट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो देर इज अ नीड टू amend आर्टिकल 200। देर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू amend आर्टिकल 200 एंड उसमें भी वी वांट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लियर टाइमलाइंस एंड सेकेंड इज बेटर गवर्नर अपॉइंटमेंट्स। वी वांट बेटर गवर्नर्स टू बी अपॉइंटेड। बेटर गवर्नर का मतलब मूव अवे फ्रॉम retired politicians, party loyalists, and move towards neutral experts. We want experts, and that too neutral experts without any specific political ideology. And we want constitutional statesmen. So there is a need for better governor appointments, जहाँ पे कि we don't need retired politicians or party loyalists, rather we need neutral experts and constitutional statement. And तीसरा जो सजेशन है, लाइक द सोल्यूशन, दैट इज क्लैरिफाई जुडिशियल रिव्यू। तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि लेट अस सपोज अगर गवर्नर डिले कर रहा है, देन शुड कोर्ट्स इंटरवीन व्हेन डिलेस अफेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे वी नीड क्लियर गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल रिव्यू। So these are like some structural solutions which can be taken. Now we'll look at the final topic of this lecture, that is Supreme Court on Governors Powers. तो हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, so she was seeking clarity on how governors should act, and she made the 16th presidential reference to the Supreme Court in the year 2024. अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। तो जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर अंडर द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन जारी करी। तो 14 जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस थे उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 11 सवालों के जवाब दिए इन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बात करी है, दैट इज ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नर्स इन डीलिंग विद बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, अपना ओपिनियन दिया है। पहला, डज अ गवर्नर हैव डिस्क्रिशन in assenting to withholding
और रिजर्विंग बिल्स। इसका मतलब ये है, प्रश्न है कि क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशन, मतलब एक इंडिपेंडेंट फैसला सुनाने की पावर है क्या? क्या गवर्नर अपना खुद का फैसला सुना सकता है व्हेन इट कम्स टू आइदर असेंटिंग द बिल, विद होल्डिंग द बिल और रिजर्विंग द बिल? लाइक बिल आपका स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो गया, अब गवर्नर चाहे, अगर गवर्नर के पास डिस्क्रिशन अगर है, तो वो बिल को होल्ड करके रख सकता है, वो बिल को रिजर्व करके रख सकता है फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, या फिर वो बिल को एसेंट कर सकता है। तो क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है? ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था यस। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, जो ओपिनियन था, सो इन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर। इसका मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास हो गया, उसके बावजूद भी गवर्नर अगर चाहे तो उस बिल को रोक सकता है। कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के पास ये एक स्पेशल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, जहाँ पे कि गवर्नर कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस था, इस पे काफी क्रिटिसिज्म भी हमको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे ये कहने को मिला कि इसकी वजह से गवर्नर्स कैन मिस यूज देयर पावर। एंड यहाँ पे एक कंसेप्ट आया जो कि एडिटोरियल का टाइटल भी है, गुबर्नेटरियल गवर्नेंस। इसका मतलब जो गवर्नेंस होगी, जो गवर्नर होगा, वो अपनी चलाएगा, अपने मन की करेगा। ही विल नॉट एट ऑल कंसल्ट विद द स्टेट, कंसल्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो गवर्नर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ओपिनियन भी नहीं लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एक्ट करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहते कुछ है, गवर्नर कुछ और कर रहा है, क्योंकि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नर चाहे तो बिल को रोक के रख सकता है। एंड दिस yes from the Supreme Court will lead to a gubernatorial governance according to most of the critics, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस ओपिनियन को क्रिटिसाइज किया। अगला जो की क्वेश्चन है, कैन टाइम लिमिट्स बी इम्पोज्ड ऑन व्हेन द गवर्नर मस्ट एक्ट? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है नो। द सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स कैन बी इम्पोज्ड। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड डिले मे बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं गवर्नर पे। हम गवर्नर को ये नहीं कह सकते कि भाई आपको 3 महीने के अंदर फैसला सुनाना है। सो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन कैन नॉट बी इम्पोज, बट अगर गवर्नर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड डिले इफ देर इज देयर, देन देर इज अ स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे कि जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है एंड इट कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर। सो हियर वी कैन से दैट there is no stopwatch but a moral clock. So these are like Supreme Court on governors powers. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसका आंसर हमको देखने को मिला, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया, जहाँ पे कि लेटर ऑफ द लॉ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का भी उन्होंने मान रखा, लाइक गवर्नर को डिस्क्रिशन दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को डिस्क्रिशन दिया हुआ है, डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ, गवर्नर शुड हैव डिस्क्रिशन। एंड साथ में टाइम लिमिट की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इम्पोज नहीं किया है, बस ये है कि बस थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू को पिक्चर में वो लेके आ गए। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड लेटर ऑफ द लॉ दोनों यहाँ पे अपहोल्ड करा गया है। एंड देर आर सम क्रिटिक्स विच आर क्रिटिसाइजिंग द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट्स अ completely अ डिफरेंट सेट ऑफ डिस्कशन, वो हम फिर कभी करेंगे डिस्कस। तो साथियों, फाइनली हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। शेयर इट इन योर सर्कल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। आपको अगर कुछ भी डिस्कस करना है, यू कैन कमेंट
ऑन दिस लेक्चर, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।